नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है, हमने ग्रामर पे बहुत सारे क्लासेस ले रखे हैं, जो कि अभी हमारा बेसिक ग्रामर का क्लास चल रहा है। और लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लासेस में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। इसके बाद से ये जो भी टर्मिनोलॉजी है ये अब ख़त्म होने वाला है, और आज हम उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बचे हैं जो एडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब्स। इसको जैसे ही ख़त्म करेंगे तो फिर हमारा ये बेसिक क्लास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से 1-2 दिन लगेगा हमें पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी क्लास लेने में, और जैसे ही वो इंट्रोडक्टरी क्लास ख़त्म होगा उसके बाद से हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सारा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद से टेंस पढ़ेंगे। तो आज हम फ्रेज और इडियम पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। ये क्लास आज बेसिक ग्रामर के एक तरह से कह सकते हैं ये लास्ट ही क्लास है। उसके बाद से हमारा सब कुछ डिटेल में चलेगा। इस तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा। बस थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच का 3-4 क्लास जो भी लगे, एक इंट्रोडक्टरी क्लास ले लेंगे, जिसमें मतलब एक इन नट सेल में हम बता देंगे कि क्या क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा बहुत एक व्यू दे देंगे। उसके बाद से हम उसको डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, ताकि सब कुछ एक बार हमें पता चल जाए कि आगे वो जब कहीं एडजेक्टिव दिख जाए तो आपके लिए नया ना लगे। अगर मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ, नाउन में कहीं एडजेक्टिव दिख जाए तो नया ना लगे, कभी एडजेक्टिव में नाउन दिख जाए तो नया ना लगे। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इतना जान ले कि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपका क्लास फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज़ फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, शब्दों का 2 या 2 से अधिक शब्दों का ऐसा समूह विच हैज सम सेंस, जिसका कुछ मीनिंग हो, सम सेंस हो मतलब थोड़ा सेंस हो, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन वो एक पूरा सेंस न देता हो, इज कॉल्ड अ फ्रेज। उसे हम फ्रेज करते हैं। ऐसे क्लाज का भी था, हमने क्लाज पिछले क्लास में पढ़ा था, उसका भी यही डिफिनीसन था कि मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन फ्रेज और क्लाज में क्या डिफरेंस होता है? जो फ्रेज होता है वो केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जबकि जो फ्रेज होता है वो केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जबकि जो क्लाज होता है, क्लाज क्या होता है? वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस तो होता ही है, बट पार्ट ऑफ सेंटेंस ये भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब होता है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जबकि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट जैसा कुछ नहीं होता है, बस ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। उसमें ना ही वर्ब होता है, ना ही प्रेडिकेट होता है, ना ही सब्जेक्ट होता है। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाता है। एग्जाम्पल से हम ज़्यादा समझेंगे। जबकि क्लास में जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता था, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता था, उसमें ये हमारे लिए शर्त थी, ये टर्म्स एंड कंडीशन था कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए, कंजक्शन भी लगा होना चाहिए। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जो कि फ्रेज होता है, जिसके मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। वह फील्ड में क्रिकेट खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, वो फील्ड में क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पे जो इन द फील्ड है, अगर हम केवल इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होगा मैदान में। तो मैदान में कुछ अर्थ निकल रहा है, थोड़ा तो अर्थ निकल रहा है, मतलब खेल के मैदान में। लेकिन मैदान में क्या? मैदान में खेल, लड़ाई भी हो सकती है, रेसिंग भी हो सकती है। केवल क्रिकेट तो खेला नहीं जाता है, फुटबॉल भी हो सकता है। इसलिए इन द फील्ड से सेंस तो मिल रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। इसलिए इसे हम फ्रेज कहते हैं, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही है ग्रुप ऑफ 2 वर्ड आर मोर वर्ड। तो 1, 2, 3 वर्ड है, एक प्रीपोजिशन है, एक आर्टिकल है, एक नाउन है, और ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशन है, केवल ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। दूसरी एग्जांपल देते हैं। ही वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज। ऑन द स्टेज, वह स्टेज पे गाना गा रहा था। वह स्टेज पे गाना गा रहा था, लेकिन केवल हम इसको देखें, गा रहा था ऑन द स्टेज, स्टेज पर। केवल अगर हम ये देखें स्टेज पर, तो स्टेज पर तो हम कई सारा मीनिंग निकाल सकते हैं। यानी कि केवल जो इस सेंटेंस में ऑन द स्टेज है, इससे हमें कुछ कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग निकल रहा है। स्टेज, ऑन द स्टेज मतलब स्टेज पे कुछ हो रहा है ये तो पता है, लेकिन क्या हो रहा है ये नहीं पता है। तो ये सम सेंस दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड, इसलिए फ्रेज है। कुछ और देखते हैं। रीडिंग अ बुक इज़ अ गुड हैबिट। रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है। यहाँ पे जो रीडिंग है यह वर्ब नहीं है, आगे हम बताएंगे ये क्या है। ये जीरेंड होता है। जीरेंड क्या होता है? हम जब इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल पढ़ेंगे तब जानेंगे। बस इतना जानिए, वर्ब प्लस आईएनजी जीरेंड तब होता है जब उसका प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं। नाउन की तरह, तो यहाँ नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है। किताब पढ़ना नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, इसलिए रीडिंग अ बुक इज़ अ गुड हैबिट, यानी कि किताब पढ़ना एक अच्छी आदत होती है।
तो रीडिंग अ बुक यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही पास्ड एग्जामिनेशन विथ अ फ्लाइंग कलर्स। विथ अ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बहुत अच्छे मार्क्स से, डिस्टिंक्शन के साथ। ही पास्ड एग्जामिनेशन विद द फ्लाइंग कलर्स, वह डिस्टिंक्शन के साथ एग्जाम पास हो गया। यहाँ विद द फ्लाइंग कलर्स का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है। थोड़ा सा चेंज क्या हो रहा है, विद द फ्लाइंग कलर्स का मतलब कुछ उड़ते हुए रंग का अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका तो अर्थ हम ये देख रहे हैं अच्छे मार्क्स थे। तो जो कुछ फ्रेज होता है वह ईडियम की तरह ही यूज होता है। अभी आगे क्लियर हो जाएगा कौन से फ्रेज ईडियम की तरह यूज होता है। अब हम देखते हैं ईडियम क्या होता है। ईडियम, ईडियम को हिंदी में मुहावरे कहते हैं, फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं या वाक्योकांश। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ईडियम क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम हिडन मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सम हिडन मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कुछ छुपा हुआ अर्थ हो। इन इट्ससेल्फ, उसके खुद ही में कुछ छुपा हुआ अर्थ हो। एंड इट्स वर्बल मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल और हिडन मीनिंग, और जो छुपा हुआ अर्थ होता है या उस शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग होता है उससे उसका जो वर्बल मीनिंग होता है, वर्बल का मीनिंग मतलब जो शाब्दिक अर्थ होता है। कोई जैसे आल है, आल का मतलब सभी, ये शाब्दिक अर्थ हो गया। आर मतलब है हो गया। फ्लाइंग का मतलब क्या होता है, उड़ना, ये शाब्दिक अर्थ हो गया। तो उसका जो एक्चुअल और हिडन मीनिंग होता है वो शाब्दिक अर्थ से अलग होता है। ऐसा ग्रुप ऑफ समूह जिसके अंदर कुछ हिडन मीनिंग होता है, और वो जो हिडन मीनिंग या एक हिडन मीनिंग होता है उसी को उसका एक्चुअल मीनिंग कहते हैं, वही उसका मीनिंग होता है। बाकी जो उसका वर्बल मीनिंग होता है वो गलत होता है। तो जो वर्बल मीनिंग से डिफरेंट उसका अर्थ होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसे हम इडियम कहते हैं। इज कॉल्ड इडियम अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सम हिडन मीनिंग, ऐसा शब्दों का समूह जिसमें कुछ छुपा हुआ अर्थ हो। इन इट्ससेल्फ, उसके खुद में ही कुछ छुपा हुआ अर्थ हो। एंड इट्स वर्बल मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल और हिडन मीनिंग, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो उसके वास्तविक और छुपे हुए मीनिंग से अलग हो। इज कॉल्ड एन इडियम, उसे हम इडियम कहते हैं। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, एक और स्टाइल है, ऑल इडियम्स आर फ्रेजेज। जितने भी इडियम होते हैं वो फ्रेज होते हैं, यानी कि फ्रेज शब्दों का समूह हो सकता है जो कि एग्जैक्ट मीनिंग भी दे, और हो सकता है उसमें हिडन मीनिंग भी दे, जो विथ फ्लाइंग कलर्स में था। विथ फ्लाइंग कलर का मतलब हुआ उड़ते हुए रंगों के साथ, लेकिन इसका अर्थ तो ये होता नहीं है। इसका उड़ते हुए रंगों के साथ कोई अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ होता है अच्छे मार्क्स से एक ग्रैंड सक्सेसफुल होना। तो इसका हिडन मीनिंग है, यानी कि जितने भी इडियम होते हैं वो सारे फ्रेज होते हैं, क्योंकि शब्दों का समूह भी है। लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि जो इडियम होते हैं उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, उसका हमेशा हिडन मीनिंग होता है। जबकि जो फ्रेज होते हैं उसका शाब्दिक अर्थ भी होता है, हिडन मीनिंग भी होता है। इसलिए इडियम जो होता है वो एक फ्रेज होता है। ऑल इडियम्स आर फ्रेज बट ऑल फ्रेज आर नॉट इडियम्स। ऑल इडियम्स आर फ्रेज, ये इडियम्स फ्रेज हो गया, और जितने भी इडियम है फ्रेज हो जाएंगे, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ वर्ड है और उनका कुछ अर्थ है, तो फ्रेज तो हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसका छिपा हुआ अर्थ आएगा तो वो सिर्फ इडियम होगा। छिपा हुआ अर्थ होने के बाद वो इडियम हो जाएगा, सिर्फ इडियम होगा। जबकि छिपा हुआ अर्थ भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, उसे हम फ्रेज कह सकते हैं। जैसे इन द फील्ड, ये इन द फील्ड जो है ये सिर्फ फ्रेज है, इसे हम इडियम कह नहीं सकते, क्योंकि मैदान में, ऑन द स्टेज, स्टेज पे, इसका कोई अर्थ है, लेकिन इसका छिपा हुआ अर्थ है, इसलिए इडियम भी है, ये फ्रेज भी है। इसी तरह हम इडियम का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इन अ नट सेल, इन अ नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में, जबकि इन अ नट सेल का आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो संक्षेप में नहीं होता है। तो इन अ नट सेल का मतलब संक्षेप में, यानी कि इसका जो शाब्दिक वर्बल मीनिंग है इससे ठीक एकदम अलग ही इसका एक्चुअल या हिडन मीनिंग है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इडियम कहते हैं। ये फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसलिए ये फ्रेज है। यानी कि जो सभी इडियम होते हैं वो फ्रेज होते हैं, लेकिन जो सभी फ्रेज होते हैं वो इडियम नहीं होते। जबकि ये फ्रेज इडियम नहीं होगा, क्योंकि इडियम की ये क्वालिटी है, इडियम में हमेशा हिडन मीनिंग रहेगा, जबकि इसका तो वर्बल मीनिंग निकल रहा है। ये फ्रेज जो है वो इडियम हो सकता है। इस तरह से आपका फ्रेज और इडियम हुआ। जैसे इसका इन अ नट सेल का मतलब टेल मी योर प्रॉब्लम्स इन अ नट सेल, आप अपनी समस्या हमें संक्षेप में कहिए। अगर आपको किसी को कहना है कि आप अपनी समस्या में संक्षेप में कहिए तो हम उसे कहेंगे टेल मी योर प्रॉब्लम्स इन अ नट सेल। इसमें इन अ नट सेल इडियम है। इडियम क्यों है, क्योंकि इसमें छिपा हुआ अर्थ है और शब्दों का समूह है। अगर इसमें छिपा हुआ अर्थ नहीं होता, केवल शब्दों का समूह होता है, तो इसे हम फ्रेज कहते हैं। और अगर हाँ, यही है इडियम फ्रेज का दो हो गया। तो एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है और उसका छिपा हुआ अर्थ हो या शाब्दिक अर्थ हो, उनमें दोनों अर्थ हो सकता है। लेकिन इडियम क्या होता है, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ वर्बल मीनिंग नहीं होता है, इसका जो हिडन मीनिंग होता है वही एक्चुअल मीनिंग होता है। इस तरह से आपका फ्रेज और इडियम ख़त्म होता है।
और एक बार हम थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता कि दोनों में डिफरेंस किस तरह होता है, एग्जाम्पल की सहायता, अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो फ्रेंड्स हम यहाँ डिफरेंस बिटवीन इडियम एंड फ्रेज देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल के सहारा। जैसे वाइट एलिफेंट इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, सफ़ेद हाथी साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है माई ओल्ड कार हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट एज इट नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस। पहले में क्या है, ये शब्दों का समूह है, दो शब्द है वाइट एलिफेंट, और इसका अर्थ क्या आ रहा है, सफ़ेद हाथी। तो इसका कुछ हिडन मीनिंग अलग तो आ नहीं रहा है, जो लिखा है इसका वर्बल जो मीनिंग है वही इसका एक्चुअल मीनिंग भी है। तो वर्बल मीनिंग एक्चुअल मीनिंग हो गया, यानी कि ये है फ्रेज। लेकिन जो वाइट एलिफेंट में हम अगर ए लगा देते हैं अ वाइट एलिफेंट, तो अ वाइट एलिफेंट हो जाता है। इसका मतलब ऐसा होता है एक ऐसा वस्तु जो कि जिस पर बहुत ज़्यादा फिजूल के पैसे खर्च होते हों, बहुत ज़्यादा फिजूल को। जैसे हमने एक घर बनवाया, उसमें पता चला कुछ डिफेक्ट हो गया और उसमें बार बार हमें पैसा लगाना पड़े, फिर भी वो ख़राब होता रहे, यानी कि फिजूल के पैसा उसमें लग रहा है। ऐसी कोई हमने गाड़ी खरीदी, पुरानी एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी जो देखो हर दूसरे दिन ख़राब हो जाती है, हर दूसरे दिन ख़राब हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें हमेशा पैसा फिजूल का खर्च होता है। तो वाइट एलिफेंट का मतलब सफ़ेद हाथी भी होता है और अ वाइट एलिफेंट का मतलब भी फिजूल खर्ची भी होता है। तो यहाँ अ वाइट एलिफेंट का जो वर्बल मीनिंग है वो वर्बल मीनिंग है कि एक सफ़ेद हाथी, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग एक सफ़ेद हाथी यहाँ नहीं है। यहाँ इसका एक्चुअल मीनिंग है ऐसी वस्तु जिस पे बहुत फिजूल का खर्च होता हो। तो ये जैसे ही शाब्दिक अर्थ न हो कि उसका जो एक्चुअल अर्थ होता है वो हिडन वाला एक्चुअल अर्थ हो जाता है, वैसे ही वो क्या हो जाता है, इडियम हो जाता है। तो हमने क्या कहा, माई ओल्ड कार हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट, जो मेरी पुरानी कार है वह एक वाइट एलिफेंट बन चुकी है। क्यों एज इट नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस, क्योंकि उसमें अब हमेशा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जब देखो तब उसे सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है। तो इस तरह से ये पूरा क्लियर हो गया। एक वाइट एलिफेंट यहाँ फ्रेज का काम कर रहा है जब उसका शाब्दिक अर्थ सेम है, और एक वाइट एलिफेंट यहाँ इडियम का काम कर रहा है क्योंकि यह शाब्दिक अर्थ नहीं, यहाँ पे छिपा हुआ अर्थ लिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा फ्रेज और इडियम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। एक और चीज़ होता है प्रोवर्ब्स, जिसे हिंदी में कहावतें कहते हैं, प्रोवर्ब्स। तो हम एक बार देख लेते हैं प्रोवर्ब्स क्या होता है। A proverbs is a group of words that has some hidden meaning in itself and it is very famous in the society is a call of proverbs। एक proverbs शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें कुछ हिडन, जिसमें कुछ छिपा हुआ मीनिंग होता है, वर्बल मीनिंग नहीं, कुछ छिपा हुआ मीनिंग होता है। हो सकता है छिपा हुआ मीनिंग ना भी हो, तो न भी हो मतलब कम हो, थोड़ा तो होगा लेकिन कम हो, या हो सकता है पूरा ही मीनिंग छुपा हुआ हो इन इट्ससेल्फ, उसमें खुद ही मीनिंग छिपा हो, जैसे इडियम में छिपा होता था। लेकिन इट इज़ वेरी, और ये समाज में बहुत फेमस हो कि अक्सर लोगों के द्वारा ये बोल दिया जाता हो, उसे हम प्रोवर्ब्स कहते हैं। अब बात ये आती है छिपा हुआ मीनिंग इसमें भी है और छिपा हुआ मीनिंग इडियम में भी होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इडियम क्या होता है, उस शब्दों का समूह होता है, उसमें वर्ब नहीं होता, जबकि ये एक सेंटेंस फॉर्म में होता है। इस केवल शब्दों का समूह नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो पूरा ये एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस और शब्दों के समूह में क्या डिफरेंस होता है, हमने बताया था कि सेंटेंस तभी होगा उसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो। जितना फाइनाइट वर्ब होता है उसी हिसाब से हम उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, जो कि हमने तीनों सेंटेंस क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो में बताया था, कल वाले क्लास में, आप चाहें तो जाकर वहाँ से समझ सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इडियम एंड फ्रेज हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया। अब प्रोवर्ब्स का हम एग्जांपल देखते हैं। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, मतलब एक आदमी दो मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकता है। सर्व का मतलब सेवा करना, उसकी देखभाल करना। एक नो मैन कैन, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो दो मास्टर्स की सेवा कर सके, मतलब दो लोगों का सेवा कर सके एक साथ। इसका तो मीनिंग वर्बल मीनिंग यही निकल रहा है। वर्बल मीनिंग का मतलब शाब्दिक का मतलब जो शब्द लिखा है उसका उसी तरह मीनिंग निकल रहा है। यहाँ तो शाब्दिक मीनिंग वर्बल मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसका मीनिंग होता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अक्सर हम बोलते हैं ना, तो हमने क्या कहा था, अ वेरी फेमस इन द सोसाइटी। इस कारण मतलब जो सोसाइटी में बहुत फेमस है, बहुत लोगों द्वारा बोला जाता है। तो आपको पता ही है धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का। जैसे ही कि किसी को देखा जाता है जो एक साथ 4-5 काम करता है और किसी में सफल नहीं होता, उसे हम कह देते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो देखिए इसका नो मैन कैन थोड़ा सा तो लग रहा है कि ऐसा कि एक व्यक्ति है जो दो तरह का काम कर रहा है, तो थोड़ा सा तो अर्थ है, लेकिन इसका कुछ अर्थ छिपा हुआ भी है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो इसमें हिडन मीनिंग है। और ये क्यों, इसमें वर्ब भी आ गया, कैन, सब्जेक्ट भी आ गया, प्रेडिकेट भी आ गया, और ये सेंटेंस फॉर्म में हो गया, इसलिए ये इडियम से अलग है, लेकिन छिपा हुआ अर्थ है और सेंटेंस फॉर्म में, और ये ज़्यादातर समाज में लोगों को द्वारा बोला जाता है, इसलिए हम इसे प्रोवर्ब्स कहते हैं, क्योंकि प्रोवर्ब्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सम हिडन मीनिंग
इन itself and it is very famous in the society is called a proverbs। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, टाइम इज अ ग्रेट हीलर। इसका मतलब होता है समय एक महान हीलर का मतलब होता है जो किसी समस्या को सॉल्व करता है। समय एक महान समस्या को ख़त्म करने वाला होता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, वर्बल मीनिंग है, क्योंकि समय एक होता है ग्रेट हीलर, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, वक्त के साथ सभी जख्म भर जाते हैं। तो थोड़ा सा तो मीनिंग निकल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए इसमें जो कुछ मीनिंग है वो हिडन है और ये एक सेंटेंस के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे इज है, वर्ब है। तो ये भी अक्सर समाज में बोला जाता है कि वक्त के साथ सभी, जब कोई बहुत परेशान रहता है तो लोग कहते हैं समय के साथ अक्सर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये फैक्ट भी होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। अगर हम इसका वर्बल मीनिंग देखेंगे तो हम कहेंगे कि ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम, जैसे कुछ जलने पे लगाया जाता है उसे हम ऑइंटमेंट कहते हैं, ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट, तो देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, यानी कि ऑइंटमेंट में एक मक्खी है। शाब्दिक अर्थ ये निकला, लेकिन इसका जो मतलब किस सेंस में ये यूज होता है, इसका अर्थ होता है दाल में कुछ काला होना। हिंदी तो हम जानते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी नहीं जानते हैं। अगर हमको कहना है कि दाल में कुछ काला है, लग रहा है ऐसा, जैसे कि कोई बात छुपा रहा है, हुआ कुछ और है, बता कुछ और है, तो हम उसे कह सकते हैं देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। आई नो देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसका एक और विशेषता होता है, ये जैसे लिखा रहता है वैसे ही लिखना रहता है। इसमें हम अपने आप से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फ्रेज में कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे लिखा है नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, तो ऐसा नहीं है हमें पास्ट टेंस में लिखना है तो हम यहाँ कुड लिख देंगे, कुड लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब जैसे लिखा है टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, ऐसा नहीं हम टाइम के पहले आर्टिकल द लगा दें, कह दे द टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। अगर हम कह देते हैं द टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, तो ये गलत हो जाएगा और यही एग्जाम में आ जाता है, दे देगा सेंटेंस में द टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। लेकिन आपको पता है जो प्रोवर्ब्स फेमस है वो होता क्या, वो तो होता है सिर्फ टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, तो हम यहाँ से द को एरर घोषित कर देते हैं, यानी कि द यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये एरर है। ऐसे ग्रामेटिकल एरर एग्जाम विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, बोर्ड एग्जाम, तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रोवर्ब्स अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें कुछ अर्थ होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता है। इडियम क्या होता है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसका भी कुछ अर्थ होता है, पूरा अर्थ नहीं होता, लेकिन उसका जो कुछ अर्थ होता है वो छिपा हुआ अर्थ होता है। प्रोवर्ब्स क्या होता है, वो एक ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन ये सेंटेंस के फॉर्म में होता है और इसमें भी कुछ जो मीनिंग होता है वो छुपा होता है और ये समाज में ज़्यादातर प्रयोग में किया जाता है। इसलिए से आपका ये जितने भी ग्रामर के क्लास लिया अभी तक हमने उसमें क्या क्या पढ़ लिया, लेटर पढ़ा, वर्ड पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा, फाइनाइट वर्ड पढ़ा, नॉन फाइनाइट वर्ड पढ़ा, क्लाज पढ़ा, क्लाज में नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज पढ़ा, उसके बाद हमने सबऑर्डिनेट क्लाज पढ़ा, प्रिंसिपल क्लाज पढ़ा और कोऑर्डिनेट क्लाज पढ़ा। इतनी क्लास हमारी ग्रामर की हो गई है और इस तरह से जो ग्रामर का बेसिक होता है आज यहीं ख़त्म होता है। अब बेसिक में और क्या बचता है, पार्ट ऑफ स्पीच जो आपको जानते ही हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होता है। इसका हमने 2-3 क्लास लेके एक शॉर्ट समरी इन अ नट सेल में पढ़ाएंगे। इन अ नट सेल आपको बताया था ईडीएम होता है, मतलब संक्षेप में। तो नेक्स्ट क्लास इन नट सेल में लिया जाएगा और उस क्लासेस में आपको बता के जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा 2-3 दिन में, उसके बाद से हम क्लास फिर स्टार्ट करेंगे, चाहे वो नाउन से शुरू करें, वर्ब से शुरू करें या आर्टिकल से शुरू करें। इस तरह से हमारा आज का ग्रामर का क्लास खत्म होता है। आप हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारा फेसबुक पे पेज है लर्न इंग्लिश विद पुनीत नाम से, इंस्टाग्राम पे भी हम हैं लर्न इंग्लिश विद पुनीत के नाम से, जिस पे टाइम टू टाइम अच्छे कंटेंट मैं अपलोड करता रहता हूँ और डेली क्लास का वीडियो भी वहाँ भी अपलोड होता है। अगर आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पे नहीं जाता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि आज कौन सा क्लास अपडेट हुआ है। और आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आप उसको अगले दिन बताएंगे। तो आज का क्लास हमारा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।